नमस्कार, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो गद्य भाग है उसके अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो चलिए बात करते हैं बाजार दर्शन के अंदर आखिर क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो बाजार दर्शन है ये एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध है जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ये आप जानती हो। फिर अगर हम बात करें कि आखिर ये जो बाजार दर्शन निबंध है इसमें किस विषय को लेकर के चर्चा हुई है, तो आपको ध्यान रखना है, दो शब्द आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। एक तो होता है बाजारवाद, कौन सा वाद होता है? बाजारवाद। और एक होता है उपभोक्तावाद। क्या होता है? उपभोक्तावाद। यानी बाजारवाद और उपभोक्तावाद के ऊपर जो चर्चा है अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, लेकिन उससे भी पहले ये लिखा हुआ जो निबंध है ये इस विषय के ऊपर बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन करते हुए हमारे सामने लाता है। और बाजार के जो दो पक्ष होते हैं, क्रेता और विक्रेता, उनको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, उपभोक्तावाद का मतलब ही क्या होता है कि आज का जो उपभोक्ता है यानी जो ग्राहक है या जो व्यक्ति है वह बाजार से अधिकाधिक वस्तुओं की खरीदारी करके उनका उपभोग करना चाहता है। एक उपभोग प्रवृत्ति व्यक्तियों के अंदर जाग गई है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आज का जो मनुष्य है वह अपनी मान मर्यादा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या दिखावे के लिए बाजार के अंदर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी तो करता ही है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ वह गैर जरूरी सामान की भी क्या करता है? खरीदारी करता है। ठीक है, यही बाजारवाद है और यही क्या है? उपभोक्तावाद है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए जो हमारे लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, उन्होंने अपने मित्रों के माध्यम से कहीं दार्शनिक अंदाज में इस विषय को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं, बाजार का दर्शन करते हैं। आज देखिए ये बाजार है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाजार बना क्यों है। बाजार बना है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, बाजार का उपयोग हमें तब करना चाहिए जब हमें बाजार से किसी वस्तु की आवश्यकता हो। लेकिन आज का जो उपभोक्तावादी व्यक्ति है वह बाजार का उपयोग दिखावे के लिए भी करता है, क्योंकि उसकी जेब भरी हुई होती है, मनी, उसके पास मनी बैग होता है, परचेजिंग पावर होती है, उसके माध्यम से वह बाजार के अंदर से अनाप शनाप क्या करता है? खरीदारी करता है। तो यहां पर बाजार को समझने से पहले हमें बाजार के जो दो पक्ष हैं उनके बारे में समझना चाहिए, फिर आगे की डिटेल हम लोग अच्छे समझेंगे। देखिए बाजार के दो पक्ष हैं। अगर हम बात करें कि बाजार के पक्ष कितने हैं, यानी बाजार के पक्ष की बात हो रही है, तो बाजार के दो पक्ष हैं बच्चों। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, जिसके अंदर एक होता है क्रेता जिसको हम बोलते हैं ग्राहक, ठीक है, और दूसरा होता है विक्रेता। कौन सा होता है? विक्रेता, यानी कि व्यापारी वर्ग होता है। ठीक है, तो यहां इस चैप्टर के अंदर चार प्रकार के ग्राहकों का वर्णन हुआ है। चार प्रकार के ग्राहकों का वर्णन हुआ है और दो प्रकार के व्यापारियों का वर्णन हुआ है। यानी व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार के क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। दो प्रकार के व्यापारी, इनका वर्णन हुआ है। अब देखिए जो चार प्रकार के ग्राहक होते हैं उनके अंदर एक ग्राहक तो ऐसे होते हैं जो अपनी परचेजिंग पावर का, अपने मनी बैग का, अपने पैसों की ताकत का क्या करता है? दिखावा करता है और बाजार से आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ वह गैर जरूरी सामान की भी क्या कर लाता है? खरीदारी कर लाता है। देखिए यहां पर मैं आपके सामने एक बार बाजार के जो क्रेता हैं, ग्राहक हैं, चार कौन कौन से होते हैं, यानी कि वे ग्राहक जो मनी बैग या परचेजिंग पावर या फिर क्रय शक्ति का दिखावा करते हैं तथा गैर जरूरी सामान खरीदते हैं। गैर जरूरी सामान खरीदते हैं। एक ग्राहक तो ये होते हैं। दूसरे नंबर के ग्राहक वे होते हैं, यानी वे ग्राहक जिन्हें अपनी
आवश्यकता, जिन्हें अपनी आवश्यकता का पता नहीं होता है, आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता है, ये दूसरे नंबर के ग्राहक हो गए। तीसरे नंबर के ग्राहक होते हैं जो संयमशील होते हैं। कैसे होते हैं? संयमशील होते हैं, ठीक है, संयमशील होते हैं और फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, होते हैं फिजूल खर्च नहीं करते हैं, नहीं करते। और चौथे नंबर के ग्राहक जो होते हैं वे संतोष प्रवृत्ति के होते हैं, संतुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। और यहां पर ये जो संतुष्ट प्रवृत्ति का जो उदाहरण आया है वो भगत जी का आया है। और भगत जी जो है ये चूर्ण बेचने का काम करते हैं। भगत जी काम क्या करते हैं? चूर्ण बेचने का काम करते हैं, चूर्ण बेचते हैं, ये चूर्ण बेचने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिएगा यहां मैंने आपके सामने ये ग्राहकों का वर्णन किया है कि यहां पर 4 प्रकार के ग्राहक होते हैं। ये 4 ग्राहक कौन कौन से होते हैं अभी पूरी डिटेल में समझाएंगे। पहले आपको एक क्वेश्चन छोटा सा समझाने वाला हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां जो बाजार दर्शन निबंध है उसमें बाजार के कितने पक्ष होते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा कि बाजार के 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। क्रेता 4 प्रकार के होते हैं और विक्रेता 2 प्रकार के होते हैं। जो क्रेता 4 प्रकार के होते हैं उनमें नंबर 1 क्रेता यानी वे ग्राहक होते हैं जो अपनी क्रय शक्ति का, अपनी परचेजिंग पावर का, अपनी मनी बैग का दिखावा करके और बाजार से गैर जरूरी सामान की क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। दूसरे नंबर के ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जिन्हें अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता है और वे बाजार में व्यर्थ ही घूमते रहते हैं। उन्हें बाजार से क्या लेना है ये उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। और तीसरे नंबर के जो ग्राहक होते हैं वे ऐसे ग्राहक होते हैं जो बिल्कुल संयमशील होते हैं, जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। वे पैसे जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं और जब उनके पास पैसा जुड़ा हुआ होता है तो उनका जो मन है वह गर्व और स्वाभिमान से हमेशा भरा रहता है। उन्हें पैसों की ताकत का इतना अधिक ज्ञान है कि उन्हें पैसों को खर्च करके यह देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितनी पावर है, इसलिए वो पैसे जोड़ते जाते हैं। ये तीसरे नंबर के ग्राहक हैं, तीसरी श्रेणी के ग्राहक हैं जो बिल्कुल संयमशील होते हैं। और चौथे नंबर के ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जो बिल्कुल संतोष प्रवृत्ति के होते हैं, संतुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और बाजार का उपयोग तभी करते हैं जब उन्हें किसी सामान की आवश्यकता होती है। केवल अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए ही बाजार का उपयोग करते हैं। इस तरह यहां पर 4 प्रकार के ग्राहकों का वर्णन हुआ है। साथ ही देखिए 2 प्रकार के जो है व्यापारी होते हैं, जिसमें नंबर 1 व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जो अपने सामान का उचित लाभ लेते हैं, उसकी सही जानकारी देते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में अपने ग्राहकों को बताते हैं और उसे बेच देते हैं। ठीक है ना, यानी कि उचित लाभ लेने वाले, उचित लाभ लेने वाले। दूसरे नंबर के ग्राहक होते हैं जो अपने घटिया से घटिया सामान को भी आकर्षक बना के रखते हैं और उसे अधिक से अधिक पैसों में बेचते हैं। ठीक है ना, यानी ये दूसरे नंबर के ग्राहक होते हैं जो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक लाभ लेने वाले। तो 2 तरह के व्यापारी हो गए। कितने तरह के व्यापारी हो गए? 2 तरह के व्यापारी हो गए। ध्यान से समझने चलना, एक मास्टर वीडियो बन रहा है पूरा ढंग से, इसी एक वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर केवल अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर लोगे, स्वयं भी बैठ करके बुक की रीडिंग कर लोगे तो भी आपको एक एक बातें क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी मैं भी यहां पर बुक रीडिंग जरूर करूंगा आपके सामने, ताकि वहां लाइनों के बीच में जो भी शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं या कोई ऐसी बात आती है जो समझानी जरूरी है, तो वह मैं आप लोगों को पढ़ाते समय वहां जरूर समझाऊंगा। तो देखिए यहां सबसे पहली बात हम लोग जो बाजार के पक्ष की बात कर रहे हैं, 2 तरह के पक्ष हो गए, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक जो बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है, और वो बड़ा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बाजारूपन का क्या तात्पर्य है। बाजारूपन का तात्पर्य, बाजारूपन का तात्पर्य क्या है?
एक इसी के अंदर क्वेश्चन जुड़ जाएगा कि बाजार की सार्थकता, बाजार की सार्थकता किसमें है और किस तरह के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी बाजार को सार्थकता, ठीक है, सार्थकता कौन प्रदान करते हैं, सार्थकता कौन प्रदान करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात कर लें कि बाजार की सार्थकता किसमें है और कौन से लोग हैं जो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, तो कुल मिलाकर के इसके अंदर आप लोगों को जो डिटेल दिमाग में रखनी है वो रखनी है। सबसे पहला शब्द आ रहा है बाजारूपन का क्या तात्पर्य है, तो आपको क्या बताना है, बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक धमक और दिखावा। बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक धमक और दिखावा, अर्थात बाजार में कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपनी क्रय शक्ति का, अपने मनी बैग का दिखावा करते हैं और बाजार से आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ गैर जरूरी सामान की भी क्या कर लेते हैं, खरीदारी करते हैं। ऐसे ग्राहक बाजारूपन बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ वे व्यापारी जो अपने घटिया से घटिया सामान को बड़ा ही आकर्षक बनाकर और उसे अधिक से अधिक पैसों में बेचने की कोशिश करते हैं, वे लोग भी बाजारूपन बढ़ाते हैं। दोनों साइड से अपन को बताना है। ग्राहक तो वे ग्राहक जो अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करते हैं, गैर जरूरी सामान खरीदते हैं, वे लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं। और व्यापारी वे व्यापारी जो घटिया से घटिया सामान को भी आकर्षक बनाकर अधिक से अधिक दाम में बेचने की कोशिश करता है, तो वे सभी लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार की सार्थकता किसमें है, तो आपने बताना है कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वे अपने सामान का उचित लाभ लेकर उसकी गुणवत्ता के बारे में सही ढंग से बता करके और उसे ग्राहकों को बेच दे, तो इसी में बाजार की सार्थकता है। ठीक है, और बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करते हैं, बाजार को सार्थकता वे ग्राहक प्रदान करते हैं जो आवश्यकता के समय बाजार का उपयोग करते हैं, जैसे भगत जी। अभी भगत जी के बारे में बात करेंगे कि भगत जी कौन है, यानी जो भगत जी हैं वो चूर्ण बेचने का काम करते हैं। ठीक है, और भगत जी का नित्य का नियम है कि वे 6 आने का चूर्ण बेचते हैं। कितने आने का, 6 आने का चूर्ण बेचते हैं, और बाकी का जो चूर्ण होता है वो बच्चों को मुफ्त में बांट आते हैं। ठीक है, और उनका जो चूर्ण है आसपास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। अगर वो चाहते और उसे एक व्यापार का रूप दे देते तो आज क्या कुछ उनके पास नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन इधर वर्षों से मैं देख रहा हूं, लेखक कहता है इधर वर्षों से मैं देख रहा हूं कि चूर्ण वाले जो भगत जी हैं वो अपने तय समय पर चूर्ण की पेटी लेकर घर से निकलते हैं और देखते देखते उनके 6 आने का चूर्ण बिक जाता है, क्योंकि बच्चे उनके चूर्ण को लेने के लिए आतुर जो रहते हैं। और इससे भी ज्यादा लोगों की भगत जी के प्रति क्या रहती है, सद्भावना रहती है। लेकिन 6 आने का चूर्ण बिका नहीं और बाकी का चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट के वो वापस आ जाते हैं। ये भगत जी एक ऐसे संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये जब बाजार में जाते हैं तो बाजार का जो आकर्षण है, बाजार की जो चमक धमक है, ये भगत जी को अपनी ओर प्रभावित नहीं करती है। भगत जी के लिए बाजार का जो सारा आकर्षण है वो केवल तभी तक है जब तक वहां चूर्ण बनाने की सामग्री यानी काला नमक और जीरा मिलता है। बाकी उनके लिए तो सारा बाजार बिखरा का बिखरा रह जाए। वे बाजार चौक में से गुजरते हुए जाते हैं, वहां से बहुत सारे लोग मिलते हैं। इससे पता लगता है कि उनकी आंखें किसी भी तरह से बंद नहीं है और ना ही किसी तरह बाजार को वे कोसते हुए दिखाई देते हैं। सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां से जो चूर्ण बनाने की सामग्री है उसे लेकर के वापस आ जाते हैं। तो भगत जी जैसे लोग ही बाजार को क्या देते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। तो वापस सुन लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, बाजार की सार्थकता किसमें है और किस तरह के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, यानी बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करते हैं। ये 3 प्रश्न आकर के एक बड़ा प्रश्न बनकर आता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए।
चाहिए कि बाजारूपन का तात्पर्य ऊपरी चमक धमक और दिखावा, अर्थात बाजार में कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करके बाजार से गैर जरूरी सामान की क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं और एक तरह से अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ बाजार में कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपने घटिया से घटिया सामान को भी बड़ा ही आकर्षक ढंग से उसे बनाकर रखते हैं और अधिक से अधिक पैसों में उसे बेच देते हैं। तो ये सब बाजारूपन है। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वे अपने सामान का उचित लाभ लेकर ग्राहकों को इसकी गुणवत्ता की सही जानकारी बताकर उसे बेच दे। और भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जो केवल अपनी आवश्यकता के समय बाजार का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर हम चलें उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाजार के बारे में समझने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा व्यक्ति को सीखना भी आना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल एक रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, हमें खुद को मालूम होना चाहिए आखिर हम ये जो बाजार दर्शन पढ़ रहे हैं, आखिर ये बाजार दर्शन है कैसा, क्या मतलब है इसका, ये चीजें हमें समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। यानी हमारा जो बाजार है वो भांति भांति के उत्पादों से यानी प्रोडक्ट से भरा हुआ है। एक ही कार्य को करने वाले हजारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे आप साबुन खरीदने जाते हो तो साबुन कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन हम जो विज्ञापन देखते हैं उन विज्ञापनों से इतने अधिक भ्रमित हो जाते हैं कि उन विज्ञापनों के प्रभाव के कारण से हम बहुत ज्यादा महंगी चीजों को खरीदते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इसका यूज अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी आ जाएगी। जैसे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके मसूड़े में दर्द है, क्या आपके मुंह से दुर्गंध आती है। मतलब ये जो एड बनाते हैं खुलेआम राष्ट्रीय चैनल के ऊपर आपकी बेइज्जती करते हैं, देखा जाए तो क्या मतलब है कि आपके मुंह में दुर्गंध आती है, क्या आपके मसूड़े में दर्द है, क्या आपके पेस्ट में नमक है, क्या मतलब है। ये लीजिए क्लोज आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है कि आपको भ्रमित कर रहे हैं। अब देखो बेचारे, जैसे फेयर एंड लवली चल रही थी, ठीक है ना, अब बड़े आराम से स्त्री और पुरुष बड़े आराम से उसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक नया ऐड आया, एक नया विज्ञापन आया और एक फेयर हैंडसम क्रीम आई। ये ले पहलवान मर्दों वाली क्रीम, यानी पुरुष की आत्मा पर चोट कर दी बिल्कुल। यानी पुरुष को समझ में नहीं आया कि आज तक मैं महिलाओं वाली क्रीम लगा रहा था। अचानक उसकी आत्मा जागती उस विज्ञापन को देखकर और जाकर के फेयर हैंडसम खरीद के लाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कितना बेवकूफ बनाया जाता है और बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है। और हम लोग उस विज्ञापनों को देखकर बाजार से अनाप शनाप चीजों की खरीदारी करते हैं। ये लीजिए सिने स्टार की पहली पसंद, समझ बैठी नहीं बैठी। अब ये क्या है, क्या आप उसको लगाओगे तो स्टार बन जाओगे, क्या हो जाएगा क्या। ये लीजिए आपको 7 दिन में आपको फेयर करेगी, तो 7 दिन के अंदर आप क्या गोरे हो जाओगे, भैंस को लगाओ तो क्या हो जाएगी क्या। कहने का मतलब ये निकल कर रहा है बच्चों कि बाजार हमें किस तरह से भ्रमित करता है। और ज्यादातर लोग इस दिखावे की जिंदगी के लिए अपने जितनी भी पैसे आते हैं, सैलरी आती है, उससे वह अपने घर के अंदर इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे सामान को बसा लेता है और किस्तों के अंदर वो चीजें देता रहता है, यानी किस्तों पर जिंदगी चलती रहती है। तो हमें दिखावे से बचना चाहिए, व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए। आपने जैसे देखा कि आपने एक ईदगाह जो है कहानी सुनी होगी, उस ईदगाह कहानी के अंदर जो हामिद है और अपने दोस्तों के साथ वो ईदगाह देखने के लिए जाता है। वहां पर उसके जो दोस्त हैं वो मिठाई खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास वो 3 पैसे ही होते हैं। लेकिन उस 3 पैसे का उपयोग वह किसी ऐसी वस्तु को खरीदने के लिए करना चाहता है जिसका कोई उपयोग हो। फिर उसको याद आता है कि उसकी अम्मा जब रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो बच्चा उस 3 पैसे से क्या करता है, वो चिमटा खरीदता है। जब वापिस आते हैं तो सारे जो दोस्त होते हैं अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हामिद है उस चिमटे को ही अपना खिलौना बना लेता है, ठीक है ना। और बाकी जो बच्चे आए घर पर पहुंचते हैं, घर पे पहुंचते पहुंचते उनके खिलौने जो होते हैं टूट जाते हैं, ठीक है। और वो चिमटा जो है उपयोग की वस्तु है। तो कहने का मतलब है हमें बाजार का उपयोग आवश्यक वस्तुओं के लिए करना चाहिए, व्यर्थ की चीजों को खरीदने के अंदर पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम कई बार बहुत सारी फैंसी चीजें खरीद लेते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे घर में
इन चीजों को ला करके सजाएंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखो आपका घर का जो स्टोर है वो कितने सारी चीजों से भरा पड़ा होगा। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें लाई होंगी ये सोच करके कि इसको मैं घर के कहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके घर पर वो स्थान ही नहीं, उसको लगाओगे कैसे, कहां लगाओगे? और थोड़े दिनों बाद वो चीज इधर उधर भटकती रहती है। कितने सारे खिलौने खरीद के लाते हैं हम, कितनी सारी फैंसी चीजें लाते हैं, कितनी फैंसी लाइटें लाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इधर उधर पड़ी घूमती हैं। ठीक है, जब मम्मी झाड़ू लगाती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, ये जाने कहां से आ गई, समझ बैठी नहीं बैठी, उसको कभी इधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह बच्चों कि बाजार का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए और आवश्यकता के समय करना चाहिए। तो यही बात समझाने के लिए जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं उन्होंने अपने मित्रों के माध्यम से ये चीज समझाई। तो उन्होंने पहले मित्र का उदाहरण बताया कि मेरे एक मित्र हैं जो बाजार गए थे बहुत ही मामूली सा सामान लेने, किंतु जब वे लौट कर आए तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे, बहुत सारे पैकेट थे। लेखक ने पूछा भाई ये सब क्या है? तो मित्र ने बोला ये जो साथ थी उनका आशय अपनी धर्मपत्नी से था। और सच कहो तो आदि काल से जो पुरुष है इस मामले में यानी वस्तुओं को खरीदने में हमेशा अपनी पत्नी की ओट लेता आया है। उसका यह मानना है कि ये जो खरीदारी होती है ये पत्नी के कारण ही होती है, लेकिन इस सारे सामान की खरीदारी में एक विशेष तत्व काम करता है और वह तत्व होता है मनी बैग। पैसा पावर है, परचेजिंग पावर। जेब में पैसा है और हम लोग सामान खरीदते चले गए। लेकिन एक और तत्व है विशेष तौर पर, वह है बाजार। लेखक का जो मित्र था उसने कहा कि कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा के रखते हैं कोई बेहया होगा जो उसमें ना फंसे। लेखक ने कहा खूब। बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मेरा ये रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, अगर नहीं चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। बाजार आपको बुला रहा है, लालायित कर रहा है और हम उस बाजार की चकाचौंध में, उसके आकर्षण में ऐसा फंसते हैं, ऐसा उसके चकमे में आते हैं कि हम बाजार से आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ और गैर जरूरी सामान भी खरीदने लग जाते हैं। यानी जब हमारे बाजार का जादू हमारे सिर पर चढ़ता है तो हम बाजार में अनेक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। बाजार में मौजूद हर सामान हमें अपनी जरूरत का लगने लग जाता है और यही कारण है हम अनेक गैर जरूरी सामान की भी क्या कर लेते हैं, खरीदारी कर लेते हैं। किंतु ये एक जादू का सवाल है और जैसे ही बाजार का जादू उतरता है तो हमें एहसास होता है कि जिस फैंसी आइटम को हमने अपनी जरूरत का मानकर लाए थे वे हमें आराम नहीं डाल रही है, बल्कि हमारे आराम में क्या डाल रही है, खलल डाल रही है। और उस समय हम अपने आप को लाचार सा, असहाय सा महसूस करते हैं क्योंकि हमारी जेब तब तक खाली हो चुकी होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया बच्चों कि बाजार का जादू चढ़ने और बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने और बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका उत्तर रहेगा कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति बाजार से आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी करता है। उसे लगता है कि बाजार में मौजूद हर सामान उसकी आवश्यकता का है, उसकी जरूरत का है, इसलिए वह अनेक वस्तुओं की खरीदारी करता है। किंतु जैसे ही बाजार का जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जिस फैंसी आइटम को मैं अपनी जरूरत का, अपनी आवश्यकता का समझकर लाया वे मुझे आराम नहीं दे रही हैं, बल्कि मेरे आराम में खलल डाल रही हैं। तो इस तरह से बाजार का जादू चढ़ने पर अधिकाधिक खरीदारी होती है, किंतु बाजार का जादू जब उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसने ये बेवजह इतनी खरीदारी क्यों करी। ठीक है ना, बाजार का जादू चढ़ने और बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। गद और पद में दोनों में क्वेश्चनों के लिए जो नंबर की बात हो रही है, अंक भार है, वो केवल 8-8 नंबर है।
8 नंबर में तो आपको पहले बता चुका कि भाई 6 नंबर की व्याख्या आनी है, 4 नंबर का परिचय आना है, ये तो 16 नंबर गए आपके। फिर बचे 8 नंबर गद्य के लिए और 8 नंबर पद के लिए, क्वेश्चनों के लिए। तो इसमें दो क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा। इस टाइप में से क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो कुल मिलाकर के कौन सा तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में उसको याद रखना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बाजार के कितने पक्ष होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया बाजार का जादू चढ़ने और बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर सबको। अब यहां पर देखिए, ये पहले मित्र की कहानी चल रही थी। ठीक है, दूसरा मित्र जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक मेरा और मित्र था जो दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को लौट कर आया तो बिल्कुल खाली हाथ आया। मैंने पूछा, भाई कहां रहे? बोले बाजार देखते रहे। तो मैंने बोला लाए तो कुछ नहीं? बोला हां, वहां सभी कुछ लेने लायक था और सबको मैं खरीद नहीं सकता था। ठीक है, और मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहां कुछ खरीद नहीं पाया। तो इसका मतलब हुआ, लेखक ने कहा खूब, जब व्यक्ति को पता ना हो कि उसे बाजार से क्या खरीदना है तो उसे सब तरफ की जो चाह है उसे घेर लेती है और ऐसी स्थिति में वह किसी भी सामान को खरीद नहीं पाता है। यानी कि जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता है तो वह बाजार से किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकता। इसलिए बाजार जाते समय हमें मालूम होना चाहिए हम बाजार क्यों जा रहे हैं, क्या वस्तु खरीदने जा रहे हैं, कितने रुपए की हमें खरीदनी है, किस दुकान से खरीदनी है, यह डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तब जाकर के हम वास्तव में बाजार से कुछ अच्छा लाभ ले सकते हैं। अन्यथा यह बाजार का जो आकर्षण है वो हमें चारों तरफ से घेर लेगा और हमें हमेशा के लिए बेकार बना देगा। ठीक है ना, हमेशा के लिए क्या कर देगा, बेकार बना देगा, हमें ईर्ष्या तृष्णा से घायल होकर के असंतुष्ट कर देगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राहक की बात होगी कि उसे अपनी आवश्यकता का पता नहीं है। तीसरा जो ग्राहक है उसके बारे में बात हुई है कि कुछ ग्राहक यानी कुछ लोग बड़े संयमशील होते हैं और वे फिजूल में पैसे खर्च नहीं करते हैं। उन्हें पैसों की ताकत मालूम है कितनी है, इसलिए उसे खर्च करके उसकी ताकत को देखते नहीं है, उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और पैसों को जोड़ते जाते हैं और जब उनके पास पैसा जुड़ा हुआ होता है तो उनका मन गर्व और स्वाभिमान से भरा रहता है। तो ये कुछ संयमशील लोग होते हैं जो फिजूल खर्च कभी नहीं करते हैं। चौथे नंबर के ग्राहक का वर्णन मैंने आपको बता ही दिया कि ये भगत जी के बारे में आता है कि जो भगत जी है ये कौन है, ये चूर्ण बेचने का काम करते हैं। इनका नित्य का नियम है केवल 6 आने का चूर्ण बेचते हैं और बाकी का चूर्ण जो है बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। ये भगत जी के ऊपर उस बाजार का प्रभाव नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बाजार में जाते समय भगत जी को मालूम होता है कि उसे किस दुकान पर जाना है और क्या सामान खरीदना है। यही कारण है कि बाजार का जो आकर्षण है वह भगत जी को कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। मानो बाजार के अंदर पैसा बिखरा पड़ा है लेकिन भगत जी के मन में उस पैसे के प्रति सिर्फ दया है, कोई लोभ लालच नहीं है। सीधे अपने पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां पर जो चूर्ण बनाने की सामग्री उसे लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर तो ये सारी बातें आई है इन ग्राहकों से संबंधित जो लेखक ने समझाई है। ठीक है, यहां जो व्यापारियों से संबंधित बात आई इसके बारे में कोई ऐसी खास डिटेल बताई नहीं, लेकिन निकल के आए हैं इसमें 2 तरह के व्यापारी होते हैं। फिर आप लोगों को जो ध्यान रखना है बच्चों, एक आती है मन की बात इसके अंदर, यानी जो दार्शनिक अंदाज है उसके माध्यम से समझाया कि एक तो खाली मन होता है। कैसा मन होता है? खाली मन। एक होता है भरा मन। कैसा मन होता है? भरा मन। और एक होता है शून्य मन। एक कैसा होता है? शून्य मन होता है। तो ये 3 तरह के मन आए हैं। ठीक है, खाली मन, भरा मन, शून्य मन। खाली मन का मतलब होता है, खाली मन का मतलब है चाह और अभाव। सॉरी, खाली मन का मतलब क्या है? अभाव। और अभाव से क्या जागती है? चाह। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के मन में
अनेकानेक वस्तुओं को खरीदने की क्या रहती है, चाह। इसका मतलब है वह मन से क्या है, खाली है। और भरा मन का मतलब हुआ कि उसके मन में किसी तरह का अभाव नहीं है, अर्थात किसी भी तरह की वस्तुओं को खरीदने की चाह नहीं है। और शून्य मन का मतलब है किसी भी तरह की चाह ना होना, किसी भी तरह की चाह ना होना। तो ये जो शून्य होने का यानी कि शून्य मन जो है वो केवल ईश्वर का हो सकता है। किसका हो सकता है, ईश्वर का या परमात्मा का, जो कि अपने आप में सनातन भाव से क्या है, संपूर्ण है। हम मनुष्य हैं, अगर हमारे मन में हमारा मन शून्य हो सकता होता, या अर्थात हमारे मन में किसी तरह की इच्छाएं ना हो, तो हम तो ईश्वर से बड़े महाशून्य बन जाए। तो कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, शून्य होने का अधिकार शून्य केवल मनुष्य हो सकते हैं, वो सॉरी ईश्वर हो सकता है, ठीक है ना, जो अपने आप में सनातन भाव से संपूर्ण है। किंतु हम मनुष्य हैं, हमारे मन में चाह हमेशा रहेगी, इच्छाएं हमेशा रहेंगी। इसलिए अपने मन के अंदर अपने मन की बातों को सुनना चाहिए और उसके मन की इच्छाओं को पूरा भी करना चाहिए, किंतु उसे मन माने पन की आजादी नहीं होना चाहिए। जैसा आपने सुना भगवत गीता में भी बोल रखा है कि अपने मन रूपी घोड़े को नियंत्रण में रखिए, अन्यथा ये मन रूपी घोड़ा आपको चारों दिशाओं में दौड़ाता रहता है। यही हमारा मन है जो हमें बाजार में जाने के बाद हर तरफ की चाहत हमारे मन को घेर लेती है। इसलिए कहते हैं कि जब आपका मन खाली हो उस समय हमें बाजार में नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं जैसे लू में निकलना हो, लू चलती है ना, गर्मियों के अंदर लू चलती है, जब लू में निकलना हो तो घर से पानी पीकर निकलना चाहिए। अगर भीतर पानी होगा तो जो लू का लूपन है वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी तरह जब भी हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, हमारा मन अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। तो बाजार का जो आकर्षण है वे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। अर्थात जब भी हम बाजार जाएं तो तय करके जाएं हमें क्या वस्तु खरीदनी है, कितने की खरीदनी है, किस दुकान से खरीदनी है। अर्थात हमें अपनी आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। बेवजह बाजार के आकर्षण में फंस करके और इधर उधर की चीजें हमें खरीदनी नहीं चाहिए। अभी देखो जैसे होली, ये दीपावली गई अभी, तो दीपावली पे किस तरह से बाजार को सजा दिया जाता है, एक दुल्हन की तरह पूरा सजा दिया जाता है। कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और आप बाजार में जाते हो अपने घर को सोच करके, यार घर की साफ सफाई करिए, पुताई करिए, अब घर के अंदर सजाएंगे, ये पेंटिंग वहां लगाएंगे, यहां पर ये स्टिकर लगाएंगे, यहां पर ये ड्राइंग लगाएंगे, ये सब चीजें होंगी, ये लाइट यहां लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें सोच के जाते हो और बाजार में जाकर अनेकानेक वस्तुओं की खरीदारी करके लाते हो। लेकिन जो चीजें आप लाते हो, जिन फैंसी आइटम को आप लाते हो, जिन झालर को, जिन लाइटों को आप लेकर आते हो, वो कुछ समय बाद ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और फिर आपके घर के इधर उधर कोने में वो कहीं पड़ी रहती हैं। अर्थात वो व्यर्थ की चीजें आप अपने घर को सजाने के लिए लेकर आए जिनका उपयोग आगे चलकर नहीं हो सकता, यानी आपने पैसों को व्यर्थ में क्या किया है, एक तरह से बर्बाद किया है। तो कहने का मतलब यह निकल कर आता है बच्चों कि हमें हमारे मन की सुननी चाहिए, क्योंकि मन जो है अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो केवल हमारे शरीर का केवल एक अंग है, लेकिन वह मन हमारे इस शरीर को हमेशा दौड़ाता रहता है। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है, खाली मन, भरा मन, शून्य मन का मतलब क्या है। एक है बाजार का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है वो मायावी है और सरासर औंधा है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, यानी अर्थशास्त्र की बात हो रही है कि ये जो बाजार का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है वह कैसा है, मायावी है, मायावी। ठीक है। और सरासर औंधा है, सरासर औंधा है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है बच्चों कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बाजार का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है वह मायावी है और सरासर औंधा है। ऐसा क्यों कहा गया है, तो आपको बताना है कि बाजार में जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है या जो लेन देन होता है उसका लेखा जोखा रखने के लिए एक शास्त्र बना हुआ है जो कि क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा माना जाता है कि वहां अधिक से अधिक क्या हो, एक तरह से बिक्री हो। किंतु जब बाजार के अंदर आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके खरीदारी नहीं करी जाती है, बल्कि वहां
ग्राहक और व्यापारी आपस में केवल कोरे बेचक और ग्राहक के रूप में एक व्यवहार करते हैं, यानी एक की हानि में दूसरे को लाभ नजर आता है, तो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला ये जो अर्थशास्त्र जो उसका बना हुआ है वह एक मायावी शास्त्र है। क्यों? क्योंकि उससे छल कपट बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कोई पड़ोसी पड़ोसी नहीं होता है, कोई मित्र मित्र नहीं होता है, कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर घात लगाकर बैठे रहते हैं, एक की हानि में दूसरे को लाभ नजर आता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, इसीलिए लेखक ने ऐसे अर्थशास्त्र को मायावी और सरासर बिल्कुल उल्टा शास्त्र बताया है। क्योंकि जहां व्यक्ति के अंदर आपस में कोई सद्भावना ही नहीं बची, आज आप बाजार में जाओ, बाजार जो बना है हमारे समाज से ही बना है, जहां हमारे ही मित्र होगी, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे। ठीक है ना? बाजार जो बना है हम ही लोगों से बना हुआ है। अब वहां पर अगर आप किसी दुकान पर जाओगे तो यही तो सोच के जाओगे कि मेरे मित्र की दुकान है, मेरे पड़ोसी की दुकान है, मेरे रिश्तेदार की दुकान है। लेकिन जब आप वहां जाते हो तो वहां पर कोई पड़ोसी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, केवल एक ग्राहक और व्यापारी के रूप में व्यवहार हो रहा होता है। यानी ग्राहक तो यह सोचता है यार मेरा पड़ोसी है, मेरे को सही दाम लगाएगा और मुझे ये वस्तु बेच देगा, और जो व्यापारी है वो सोच लेता है कि ये मेरा पड़ोसी है, आज तो बढ़िया है, जो मांगूंगा जितना मांगूंगा मुझे मिलेगा। ठीक है ना? जब आप वहां जाते हो अपने रिश्तेदार के, मित्र के, पड़ोसी की दुकान पर, तो आप उससे रेट भी कम नहीं करा सकते। आप कहेंगे भाई सब देख लो, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, तेरे से भी कुछ कहने की जरूरत है क्या, और आप उसे मुंह मांगा पैसा दिलाते हो। लेकिन उसी वस्तु का जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से रेट सुनते हो कि यार ये चीज मैं तो इतने में लाया, तो आपको दिल को झटका लगता है। तो एक विश्वास जो समाज के अंदर होना चाहिए था वो विश्वास खत्म हो रहा है। लोगों में आपस में जो सद्भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव होना चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसी वजह से बाजार का पोषण करने वाला ये जो अर्थशास्त्र है, इसे एक मायावी शास्त्र, एक सरासर औंधा शास्त्र बताया गया है। ठीक है? तो देखिएगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अंदर एक जो फैक्ट बच गया है इस चैप्टर का, वो बचा है पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति, पैसे की व्यंग्य शक्ति। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति किसे कहा गया है। तो आपको ये बताना है, यहां पर जो उदाहरण दिमाग में रखना है वो रखना है कि आप पैदल जा रहे हो। वो कहता है कि देखो पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, कि आप पैदल जा रहे हो और आपके सामने से एक कार धूल उड़ाती हुई निकल गई। वो कार आपकी आंखों के सामने क्या निकली हो, मानो आपके कलेजे पर एक लकीर खींच गई हो, मानो किसी ने आपकी आंखों में उंगली डाल करके दिखा दिया हो कि देख ये कार है। और तुम भी ऐसे मां बाप के घर पैदा हुए होते तो आज तुम्हारे पास क्या नहीं होता। ठीक है? ये सोच पल भर के अंदर हमें अपनों के प्रति कृतज्ञ बना देती है। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश बना देती है। और हम पल भर में हमारे माँ बाप ने जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वे ही हमें छोटे रूप में नजर आने लग जाते हैं। काश मैं भी ऐसे करोड़पति माँ बाप के घर पैदा होता तो आज मेरे पास क्या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि पैसे की जो व्यंग्य शक्ति होती है बड़ी ही भयानक होती है, दारुण होती है। ठीक है ना? जो पल भर में अपनों को अपनों से क्या बना देती है, पराया बना देती है। समझ बैठ गई ना? तो ये पैसों की व्यंग्य शक्ति को लेकर के बात होती है। तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, यहां पर पूरी डिटेल से आप लोगों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इस बाजार दर्शन निबंध के अंदर ये एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने, जैनेन्द्र कुमार ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद के ऊपर खुल करके क्या करिए, चर्चा करिए। इस विषय को समझाने के लिए उसने अपने मित्रों के माध्यम से और कहीं दार्शनिक अंदाज में इस बात को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और रही बात, कुछ बच्चों को यह लगता है कि सर क्लास डेली नहीं लेते हो। देखो बच्चों, डेली क्लास पूरी लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ मुझे भी पर्सनल इशू होते हैं। हो सकता है किसी दिन क्लास नहीं ले पाऊं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपका जो सिलेबस है वो आप लोगों का जनवरी या फरवरी के
मध्य तक आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो तो बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर काव्य खंड शुरू कर दीजिए, पद से शुरू कर दीजिए, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन, इसके बाद में पद भाग से ही हम लोग शुरू कर देंगे। और पद चैप्टर में जो पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन, उसके वीडियो बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि वो वीडियो भी आपको सीरीज से नजर आ जाए, उनको आप लोग वहां से देख लीजिए। तो सेकंड चैप्टर से मैं आप लोगों के सामने आगे के चैप्टर भी बनवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और भी बच्चों को आप लोग ये क्लास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पर्सनली आप मैसेज करके बता सकते हो, तो ये बच्चे धीरे धीरे और जुड़ते जाएंगे। फिर आप लोगों की लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस भी करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी लाइव आप बता सकते हो। किसी दिन गूगल मीट के ऊपर भी हम लोग क्लास रख लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों अभी मैं खुद भी बिजी चल रहा हूं, इस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। पिछले कितने दिनों से मैंने क्लास नहीं ली थी, तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। पूरी तरह इस चैनल पर डिपेंड होकर के मत रहिए, जो आपको मिल रहा है, जितना मिल रहा है आप लोग पढ़ते रहिएगा। समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समय की कीमत को समझते हुए आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।